जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए डिटेल में। तो आप छोटे छोटे नोट्स बनाते चलें। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स ही आपके असल साथी होंगे एग्जाम्स टाइम पे। जब आपके पास बहुत कम समय रहता है ना, तब यही नोट्स आपके साथी साबित होते हैं, आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पे पहला टॉपिक क्या है आपका करंट अफेयर का। ठीक है बच्चे, चलिए एक एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सारी सारी चीजों को सुनिए। देखिए, एक हमारे पास आर्टिकल आया है द हिंदूज का, जिसमें कहा गया है मॉडर्नाइजिंग इंडियाज ब्यूरोक्रेसी अर्जेंट नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। यानी कि हमारा जो नौकरशाही है, भारत की नौकरशाही का आधुनिकीकरण प्रशासनिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। साफ कहा जा रहा है, एक चेतावनी के तरीके से आप लोग इसको ले सकते हो कि क्या कहा जा रहा है, भैया ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में आपको परिवर्तन करने की जरूरत है, बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। लाइक उनकी रिक्रूटमेंट हो गए, रिक्रूटमेंट उनकी कैसे होती है, उसके बाद उनके एग्जाम्स हो गए, उनके बाद उनके ट्रांसफर कैसे किया जाता है, उनके बाद उनको प्रमोशन किस तरीके से दिया जाएगा, हर एक चीज पे आपको बैठ के बात करने की जरूरत है। इसके लिए यूपीएससी को फिलहाल एक कमिटी बनाने की जरूरत है। यह इस पूरे आर्टिकल में कहा जा रहा है। चलिए अब देखते हैं यहां पे ये चर्चा में क्यों है। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया चर्चा में इसलिए है क्योंकि द हिंदूज ने यह सवाल उठाया है कि भाई साहब यहां पे अर्जेंट नीड है चेंज करने की। ठीक है बच्चे, ये मैं आपको बता चुका हूं किसमें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। ठीक है, चलिए अब क्यों जरूरत है चेंज करने की, ऐसी क्या समस्या आ गई है भाई इसको चेंज करने की। तो पहले समस्याएं देख लेते हैं। ठीक है, पहला आप लोग देखिएगा, भारतीय नौकरशाही के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब नेता लोग क्या अपनी जागीर समझते हैं, आईएएस आईपीएस आईआरएस को जागीर। ठीक है, वो कोई भी काम करेंगे ना तो नेता लोग टांग अड़ा देते हैं अपने फायदे के लिए। कहने के लिए तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इंडिपेंडेंसी कहां है भाई साहब, नौकरशाही इंडिपेंडेंट नहीं है, यहां पे नेताओं के अंडर में काम करना ही पड़ता है। तो जरूरत से ज्यादा ही यहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर कोई नौकरशाह, अगर कोई आईएएस उनकी बात नहीं मानता है, वो फ्रीक्वेंटली क्या करेंगे, चुटकी में ट्रांसफर करवा देंगे। भैया ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर, जाओ। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कुछ ऐसे बड़े बड़े ईमानदार ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका तबादला फटाक से कर दिया जाता है। क्यों भाई, कमाई धमाई नहीं हो रही है ना नेताओं की, उनके जो रिश्तेदार हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ो तो छोड़ने के लिए फोन आ जाता है ना भाई साहब। लेकिन वो नौकरशाह नहीं, भाई मैं ईमानदार हूं, मैं अच्छे से काम करूंगा, तो यहां पे उनका ट्रांसफर फटाक से करवा दिया जाता है। जो भी नेताओं के, जो भी पॉलिटिकल के हित के खिलाफ बात करेगा, देश के हित में बात करेगा, उसको ट्रांसफर दे दिया जाता है। ठीक है बच्चे, तो पहला तो पॉइंट आपका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर आप देखोगे। ठीक है, प्रमोशन इश्यूज की बात कर लेते हैं। प्रमोशन इश्यूज की, भाई प्रमोशन किस बेस पे दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन दो बेस पे दिया जाता है। ठीक है, एक तो आपका टैलेंट क्या है, ठीक है, एक तो आपकी योग्यता क्या है, ठीक है, और एक तो आप कितने उम्र में हो, सीनियर हो, कितने आप सीनियर हो। तो यहां पे भाई साहब पुरानी ही प्रथा भी चल रही है कि सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन दिए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भैया टैलेंट कहां गया, आज का जो युवा है डेफिनेटली ज्यादा सोच सकता है, ज्यादा समझ सकता है, टेक्नोलॉजी से वो ज्यादा वाकिफ है। इस वजह से भैया टैलेंट को ही हमको प्रमोशन देना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सीनियरिटी के बेस पे दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा। जरा सा भी ईमानदारी दिखाओ। कई बार एक मुझे याद है, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उड़ीसा का था शायद, कि नरेंद्र मोदी गए थे वहां पे और उनका जो जेट था उसकी तलाशी ले ली थी एक आईपीएस ने। भैया तलाशी लेनी पड़ेगी, क्यों भैया, सिक्योरिटी की बात है। तो उन्होंने जब तलाशी ले ली तो यहां पे नरेंद्र मोदी जब आए तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। ठीक है, उसको हटाया गया पद से। लेकिन ऐसे हटा थोड़ी सकते हैं, वो भी पढ़ा लिखा इंसान था भैया, आईपीएस था, उसके यूपीएससी के सारे रूल्स पता थे, उसने केस ठोक दिया। भैया बिना कमेटी बिठाए, बिना जांच पड़ताल करे आप नहीं हटा सकते हो। फिर वो दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो आई ना, डिसिप्लिनरी एक्शन तो लिया गया ना। ये सारे की सारी चीजों को हटाना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारी ब्यूरोक्रेसी सही बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पे एक अशोक खेमका हुआ करते थे। ठीक है, अशोक खेमका, भाई उनका 50+ बार, 50 से ज्यादा बार ट्रांसफर किया गया था।
ठीक है। और एक नारायण स्वामी साहब हुआ करते थे जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे बेचारे, उनको 31 ट्रांसफर दिए गए 33 सालों में। अब देखो ट्रांसफर से बंदा डरता ही है यार, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी वाइफ बीमार है या फैमिली के साथ रह रहा है, नहीं तुमको तुम अंडमान में ट्रांसफर दिलवा रहे हैं, ठहरो ठहरो, ठीक है। अब बंदा क्या करेगा, ज्यादातर लोग नेताओं के आगे झुक जाते हैं, नहीं सर ट्रांसफर मत कीजिए प्लीज, ठीक है, हम परेशान हो जाएंगे, बाल बच्चे वाले बंदे हैं, कहां जाएंगे, नहीं भाई, ठीक है। तो जो लोग नहीं झुकते उनका इसी तरीके से ट्रांसफर होता रहता है। आप लोगों ने अभी एक मूवी आई थी रेड, अजय देवगन की, देखा होगा, 74 बार कितनी बार, 74 बार, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है, 74 बार ट्रांसफर हो जाता है, आप समझिए इस बात को, ठीक है। तो ये ट्रांसफर एक हथियार बन गया है, ठीक है, किसी और को प्रमोशन दिलवाना, रिश्तेदारों को प्रमोशन दिलवाना एक हथियार बन गया है अपनी मनमानी करने का नेताओं का, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद अगला जो पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या आता है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक आपने देख लिया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। अगला पॉइंट हम देखते हैं, समस्या देखते हैं, विशेषज्ञता का अभाव अधिकारियां, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, स्पेशलाइजेशन कम हो जाती है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपर्टीज कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कल को आईएएस बन जाते हो, ठीक है, आप जब आईएएस बनोगे तो डेफिनेटली आपको कोई डिपार्टमेंट मिलेगा, है ना, डेफिनेटली मिलेगा। जब आपको कोई डिपार्टमेंट मिलेगा लेकिन आप बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हो, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, आपका फटाक से ट्रांसफर कर दिया गया, ईमानदार तो हमको चाहिए ही नहीं भाई, ठीक है, हमको तो वो बंदा चाहिए जो हमारी सुने। आप यहां का काम सीख ही रहे थे कि वहां भेज दिया गया उस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट का काम सीख ही रहे थे कि आपको इंडस्ट्री वाला डिपार्टमेंट भेज दिया गया, इंडस्ट्री वाला सीख ही रहे थे कि एजुकेशन में भेज दिया गया। मतलब आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे ना यार पूरी लाइफ के दौरान में, पूरे सर्विस टेन्योर में आप सीख ही नहीं पाओगे। क्यों, फ्रीक्वेंट आपका ट्रांसफर किया जा रहा, आपका तबादला किया जा रहा, आपको सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो यहां पे स्पेशलाइजेशन कैसे आएगी, तो कोई बंदा जब एक्सपर्ट होगा ही नहीं अपने क्षेत्र में तो बढ़िया डिसीजन कैसे देगा, वो बढ़िया पॉलिसी मेकर कैसे बनेगा। और ब्यूरोक्रेट्स क्या है, पॉलिसी मेकर्स ही तो हैं। तो यहां पे उनकी पॉलिसी मेकिंग की जो गुण है, क्वालिटी है, उसको कम किया जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो दो पॉइंट आप लोगों ने देखा, राजनीतिक हस्तक्षेप, और दूसरा आप लोगों ने देखा एक्सपर्टीज की कमी, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहां पे आपको मिलेगा, एक आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है, यूपी में काम कर रहे थे, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए काम कर रहे थे। अभी 2001 में एक सर्व शिक्षा अभियान आया था, 2001 में एक सर्व शिक्षा अभियान आया था, उसमें बेचारे काम कर रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन फटाक से उनका यहां पे ट्रांसफर कर दिया गया कि चलो भैया निकलो यहां से, ठीक है, आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, ना खा रहे हो ना खाने दे रहे हो, ऐसा निकलो यहां से। तो भैया वो कभी एक्सपर्ट बन ही नहीं पाएगा। वो शिक्षा पे काम कर रहा था, सर्व शिक्षा अभियान पे, वो गांव गांव जा रहा था, जड़ें देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उसको हटा दिया। भैया आपने हटा दिया तो कैसे सीखेगा, क्लियर, वहां पे जाएगा वहां से भी हटाया जाएगा, ईमानदारी तो एक बीमारी होती है भाई साहब, है ना, तो यहां पे वहां से भी हटाया जाएगा, वो सीख ही नहीं पाएगा कभी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आउटडेटेड पर्सोनल प्रैक्टिसेस, यानी कि पुरानी कार्मिक प्रथाएं, पुरानी कार्मिक प्रथाएं, पुराने समय से कुछ ऐसी रीतियां चली आ रही हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी नौकरशाही में, उसको भी दूर करने की जरूरत है। जिसका मतलब क्या है, देखिए, प्रदर्शन आधारित पदोन्नति की तुलना में वरिष्ठ आधारित पदोन्नति होनी चाहिए, यानी कि आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए प्रमोशन। इसलिए नहीं कि आप सीनियर हैं तो चलो, अरे सीनियर है क्या, जैसे मैं ही मान लो खूब मैंने तैयारी की, जी जान ये सोच के तैयारी कर रहा हूं कि बस बेटा 3 साल अपने आप को अगर रगड़ दूं मैं, या ढंग से रगड़ दूं अपने आप को, तो 1 साल में मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मस्त बैठ के खाऊंगा, मस्त बैठ के एकदम चिल करूंगा अपनी जिंदगी को, और मैं वही कर रहा हूं 5 साल बाद, काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सीनियर हूं तो मुझे प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन अभी एक मेरा जूनियर आया है, 2 साल ही है, उसने भैया झंडे गाड़ दिए हैं, इतना काम किया, इतना मेहनती है, इतना लगन वाला है, लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा जूनियर है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी कि प्रदर्शन आधारित पदोन्नति होनी चाहिए, आपके परफॉर्मेंस बेस्ड आपका प्रमोशन होना चाहिए, ना कि आपकी सीनियरिटी के बेस पे होना चाहिए। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए दूसरा, सक्षम अधिकारियों में हतोत्साहन पैदा करता है और औसत दर्जे को पुरस्कृत करता है। आज की डेट में जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है ना, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को अवॉइड करके जो एवरेज लोग हैं उनको ज्यादा पुरस्कृत करता है, सम्मान देता है, ये उसके सिस्टम में है ऐसा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, वो बेचारा डिमोटिवेट होंगे, अब मैं यार 16-16 घंटे काम कर रहा हूं, घर में भी जा रहा हूं, बढ़िया लगा हुआ कि यार ये पॉलिसी वो पॉलिसी XYZ सब कुछ टाइप करके, मतलब मेरी आंखें खराब हो गई यार, ठीक है, काम कर करके। लेकिन यहां पे क्या पुरस्कृत किसको किया जा रहा है, एक एवरेज गाय को, तो मैं डेफिनेटली यहां पे डिवोट होऊंगा, ठीक है, डिमोटिवेट होऊंगा। अगला आता है करप्शन एंड एफिशिएंसी। हमारे ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है भाई,
भ्रष्टाचार है भाई, और थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है भाई, ये आप सबको पता है, ठीक है। घूस इतने ज्यादा लिए जाते हैं भर्ती के टाइम पे, इतने ज्यादा लिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यूपीएससी के जो वैकेंसी आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस वगैरह इनमें जाती है, ठीक है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन हाँ, यही लोग तो आगे पॉलिसी बनाते हैं ना, तो जो जूनियर लेवल की जितनी भी वैकेंसीज वगैरह होती हैं, यही लोग तो करप्शन करते हैं ना, यही लोग तो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं ना भाई साहब, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है। तो भ्रष्टाचार और अकुशलता, ठीक है। अकुशलता का मतलब क्या होता है? अच्छा खासा समय भी है, ठीक है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन आप फिर भी काम नहीं कर रहे हो, जिसको बोलते हैं इनएफिशिएंसी। यानी समय है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बट स्टिल यू आर इनएफिशिएंट, आप इनएफिशिएंट हो, अकुशल हो, काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। और करप्शन है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब देखते हैं ये करप्शन में कुछ और पॉइंट आप लोग ऐड करेंगे, जैसे कि रैम्पेंट ब्राइवरी, यानी कि घूसखोरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब घूसखोरी की बात करें, ठीक है। उसके बाद खराब क्रियान्वयन। क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है? जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो अप्लाई ही नहीं हो पा रही हैं, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही हैं। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि यहां से नौकरशाहों को फायदा होने वाला है, ठीक है। काम नहीं कर रहे हैं ना, बढ़िया है। उस पॉलिसी को अगर मैं बना रहा हूं तो एक ही पॉलिसी पे 3 साल लगाऊंगा ना यार, वहीं पे पड़ा रहूंगा, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। सरकार जाने, जनता जाने, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सब कुछ रीजन है जनता में अविश्वास का। अब जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके खिलाफ जनता के मन में वो वाली बातें नहीं आती हैं जो हुआ करती थी, यार ऐसा, यार आईएएस आईपीएस, इज्जत मान सम्मान, ठीक है, इज्जत मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन भरोसा नहीं करेगा वो आपका। क्यों? आप करप्शन में लिप्त हो। क्लियर पॉइंट। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं तो 2018 में, ठीक है, एक व्यापम केस आया था, या फिर 2023 में भी इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। व्यापम केस आया था, व्यापम की सीटें बिक गई थी भाई साहब, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। व्यापम की सीटें पहले ही बिक गई थी, तो उन बच्चों का क्या, जो भाई 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, ये घोटाला है, ठीक है। तो चेंज करने की जरूरत है यहां पे, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो इंडिया का रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग बात करें, सीपीआई की बात कर रहे हैं, सीपीआई। सीपीआई का मतलब क्या होता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है बच्चे, यहां पे याद रखना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये क्या बताता है किस देश में कितना करप्शन है? तो इंडिया का 93 रैंक है, ठीक है। कितने देशों में? 180 देशों में। इतना ज्यादा करप्शन आपको यहां पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेड गवर्नेंस, यानी कि एग्जीक्यूटिव का मतलब यहां पे कार्यपालिका, कार्यपालिका प्रधान शासन है। जो भी डिसीजन होगा कार्यपालिका से ही होगा, जो भी डिसीजन होगा यहां पे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ही करेगा। कार्यपालिका मतलब जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पीएम जो आपका और बाकी सारे जो लोकसभा में मंत्री वगैरह, उनकी बात कर रहे हैं भैया, हर एक डिसीजन वही करेंगे। यहाँ पे लोकसभा को आप लोगों ने इतनी ज्यादा पावर दे रखी है, पावरफुल है भाई, सीधी सी बात है, पावरफुल है तो है लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत से ज्यादा पावरफुल होने की वजह से भी यहाँ पे नौकरशाहियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि केंद्रीयकरण हो चुका है, यानी कि केंद्रीय निर्णय लेने से नीतियों में तेजी से लागू, मतलब नीतियों को तेजी से लागू नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है। अब देखिए केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि लोकसभा ही डिसीजन लेगी, मतलब कुछ लोग ही मिलकर डिसीजन लेंगे, लोकसभा के कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ नेता लोग होंगे, उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो लोग डिसीजन ले लेंगे, बाकी राज्यों से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि राज्यों के लिए ही बनाई जा रही है पॉलिसीज, लेकिन राज्यों से पूछा तक नहीं जा रहा है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? ठीक है, आप डिसीजन ले रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप गलत ले रहे हो, आप अपने विचारों को ध्यान में रख के लोगे। जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, हो सकता है जब भी वो डिसीजन लेंगे ना, ठीक है, और एक ब्यूरोक्रेट पे थोप देंगे कि भैया आपको अप्लाई करवाना है, ठीक है, कहां पे अप्लाई करवाना है? गुजरात में। क्यों? मेरा नेटिव प्लेस है ना भाई, बनारस में। क्यों? मैं वहां से चुनाव लड़ता हूं ना भाई साहब, ठीक है, समझ रहे हो। और नौकरशाह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नौकरशाह एक नेता के अंदर दबा हुआ है, वही बोल रहा है, यही इसकी समस्या है। कार्यपालिका प्रधान शासन है, जबकि यहाँ पे नौकरशाह प्रधान शासन होना चाहिए। भैया वो आपसे ज्यादा दिमाग वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, एग्जाम इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करके आए हैं, संविधान को चाट गए हैं दीमक की तरह, याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, अच्छा, ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आया? मैं क्या बताना चाहता हूं, चेंज करने की जरूरत है हमारे ब्यूरोक्रेसी को। अच्छा चलिए, अब आपसे एक दो चीज और पूछ रहा हूं कि मैं चेंज कैसे कर सकता हूं, यानी कि मेरे पास ऐसा क्या चीज है, कौन से तरीके की मैं चेंज कर सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे यहां पे कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड, मैं बात करूं जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन रखो, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन रखो, ठीक है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोशन दो, जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको भैया मत करो, सीनियरिटी बेस्ड मत करो। दूसरा, आप एक और पॉइंट याद रखना, एक स्पैरो टेक्निक होती है। स्पैरो टेक्निक का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्पैरो टेक्निक होती है,
स्पैरो टेक्निक होती है। अब स्पैरो टेक्निक का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आपको क्या करना, अप्रेजल देना है। ऑनलाइन रखो ना, ऑनलाइन तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है ना। ऑनलाइन अप्रेजल देना है, ऑनलाइन आपको प्रशंसा करनी है, ऑनलाइन आपको जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड देने हैं, ऑनलाइन दो। ऑनलाइन रैंकिंग दे दो ना, 100 में से कितने नंबर मिले ईमानदारी में, 100 में से कितने नंबर मिले इसको, जितना भी पॉलिसी दी गई थी इसने ठीक से अप्लाई किया है कि नहीं किया। कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं। सरकार ने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। सरकार ने 2 बार कोशिश किया, एक 1996 में, एक 1996 में सरकार ने कोशिश किया और एक 2005 में सरकार ने कोशिश किया है, ठीक है। इसको बोलते हैं ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी, ठीक है, ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, ठीक है बच्चे। ये 2 बार आई है, यानी कि रिफॉर्म्स करने के लिए, चेंजेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में। क्लियर पॉइंट। जो ये वाला है ना ARC, इसने बोला था 1996 वाला कि भाई साहब प्रमोशन जो है आपका टैलेंट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, आपका गुणों के आधार पर होना चाहिए, आपके काम के आधार पर होना चाहिए, ना कि आपकी सीनियरिटी के आधार पर होना चाहिए। और इसने बोला था कि देखो यार, उम्र बहुत ज्यादा दे रहे हो आप लोग सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है, एज बहुत ज्यादा है, एज लिमिट को आप थोड़ा कम करो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सुधार आए, लेकिन भाई करप्शन पे कोई ऐसा बात नहीं आई। आते हैं लोग, बात करते हैं, चले आते हैं, ठीक है। क्यों? एग्जीक्यूटिव है ना भाई, एग्जीक्यूटिव प्रधान शासन है ना, अप्लाई करने में समय लगेगा, ठीक है, और समय अपने पास है नहीं, ठीक है। एक और पॉइंट यहां पे हम दे सकते हैं सुधारने के लिए, एक होता है लेटरल एंट्री, ठीक है। लेटरल एंट्री क्या होता है? LATERAL, लेटरल एंट्री। कि जरूरी थोड़ी है यार कि आप एग्जाम कंडक्ट करो और फिर IAS IPS बनाओ, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप जो दूसरे संस्थानों में जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी डायरेक्ट हायरिंग भी तो कर सकते हो, इसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। यानी कि आप बिना एग्जाम लिए, जो 70 साल का हो चुका है बंदा यार, बुजुर्ग, ठीक है, उसको सब कुछ पता है पहले से, इतना एक्सपीरियंस, इतना काम कर चुका, उसको ले आओ ना यार, आप अच्छे से काम करेगा वो। तो ये क्या होगा? आप टैलेंट को चांस दोगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरीका अपना के रखो, आप टैलेंट को चांस दोगे तो अलग अलग टैलेंट आपके पास आएंगे, ठीक है बच्चे। ये सारे कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताया कि होने चाहिए, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए नौकरशाही के केस में, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक आता है आपके पास, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया, कॉलेजियम, चैलेंजेस एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अब देखिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का मतलब क्या है? जो हमारी भारत में न्यायिक नियुक्तियां होती हैं। न्यायिक नियुक्तियां का मतलब हाई कोर्ट के जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, या फिर इस फील्ड में न्यायिक क्षेत्र में जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, CJI वगैरह हो गए सब, ठीक है। कॉलेजियम के बारे में बात करेंगे, चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, और विधि का शासन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये क्यों दिया गया है आर्टिकल, चर्चा में क्यों है, नया तरीका क्या है? सरकार ने कुछ तो ऐसा तरीका किया होगा कि अभी फिलहाल ये चर्चा में है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है। पहले जो अपॉइंटमेंट होती थी जजेस वगैरह की, तो वो कॉलेजियम सिस्टम हुआ करता था। कॉलेजियम सिस्टम क्या करता था? नियुक्तियां किया करता था। कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं इसको, ये नियुक्तियां किया करता था, ठीक है, याद रखेगा। एक ग्रुप होता है जजेस का, वो नियुक्तियां किया करता है। अब जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, ठीक है, तो ये 5 मेंबर्स होते हैं इसमें। कितने? 5 मेंबर्स होते हैं। एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके अलावा 4 सीनियर जजेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होगी तो कॉलेजियम एक ग्रुप बनता है, ठीक है, जिसका ड्यूटी रहती है कि जजेस का अपॉइंटमेंट करना। तो उसमें 5 जजेस की बेंच बैठती है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट है तो, ठीक है। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट है, क्या हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट है, तो एक तो आपका CJI हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपके 2 अदर जजेस हो गए, ठीक है। यानी कि इसमें 3 मेंबर होंगे इस कॉलेजियम में, और सुप्रीम कोर्ट वाले में आपके 5 मेंबर होंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे? यहां पे पहला पॉइंट ये आपका किया करता था, और ये रिकमेंडेशंस के ऊपर हुआ करते थे। यानी कि कॉलेजियम सिस्टम जिसको रिकमेंड करेगा, ठीक है, उसको राष्ट्रपति क्या करेगा? अपॉइंटमेंट दे देगा कि भाई चलो आप CJI बन जाओ। जैसे BR गवई साहब है अभी, ठीक है, वो इसी तरीके से तो बने थे। चलिए, तो अब एक नया मूव आया है, गवर्नमेंट ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है, और वो क्या किया है, ठीक है, कि इंटरव्यू होगा अब कैंडिडेट्स का बिफोर अपॉइंटिंग हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। समझ में आया क्या है ये? जब भी हम लोग हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, तो अब सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन पे, आपके अच्छे कार्यों पे, आपका बैकग्राउंड चेक करके नहीं होगा। आपको एक इंटरव्यू से भी फेस करना पड़ेगा, इंटरव्यू से भी गुजरना पड़ेगा। क्यों गुजरना पड़ेगा? ताकि आपका टेम्परामेंट, लीगल अंडरस्टैंडिंग और सुइटेबिलिटी को चेक कर सके।
भैया डिग्रियां हैं लेकिन आपका टेम्परामेंट भी बहुत शॉर्ट है, ठीक है। ये सारी चीजों को देखने के लिए, ठीक है, ताकि आपके स्वभाव को हम लोग देख सकें, ठीक है, कानूनी कौशल को देख सकें, उपयुक्तता को देख सकें कि भैया आप उपयुक्त हो भी कि नहीं इस पद के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। तो ये अब इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हो जाने वाला है। अब ये कहा गया है हमारे कॉलेजियम के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा, ठीक है बच्चे। चलिए अब क्यों कहा गया है, ऐसी क्या बात है, चलिए देखिए, क्योंकि ये एक एंटी नेपोटिज्म रूल लाना चाहते हैं। एंटी नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो जज का बेटा जज ही बन रहा है भाई, ठीक है। अब देखो एक जज का बेटा तैयार होकर आगे फ्यूचर में जज ही बनने वाला है, तो इस तरीके के, ठीक है। तो भाई भतीजावाद को खत्म किया जाएगा। इंटरव्यू में असली टैलेंट का पता चलेगा ना यार, पूरा पैनल बैठा हुआ है, आपसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपको मतलब लथाड़ा जा रहा है, सवालों के बीच में घेरा जा रहा है, आपका असली टैलेंट तब पता चलेगा। तो भाई भतीजावाद को खत्म करने के लिए एक तो पूरा पॉइंट लिया गया था, ठीक है। अब इसमें चुनौतियां क्या क्या आ रही है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, नो फिक्स्ड लॉ, प्रोसेस इज ओपेक एंड इनकंसिस्टेंट, यानी कि जब भी हम लोग किसी जज की नियुक्ति करते हैं तो उसके लिए कोई निश्चित कानून नहीं है, कोई निश्चित कानून नहीं है। रिकमेंडेशन के बेस पर ये नियुक्तियां हो जाती हैं। रिटर्न होना चाहिए बढ़िया एकदम प्रोसेस, और प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले कोई कानून नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम ही पूरा काम करता था, ठीक है। और दूसरा ये अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब ओपेक, यानी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कौन है। अब बी.आर. गवई साहब जब बन गए सीजेआई तब हमको पता चला, अच्छा बी.आर. गवई साहब बन गए, किस प्रोसेस से हुए, आम जनता को नहीं पता। इनमें ऐसी क्या क्या क्वालिटीज थी आम जनता को नहीं पता। तो दिखाओ ना यार, टीवी पे दिखाओ, अखबारों में खूब छापो। जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ओपेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपारदर्शी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये देख लिया आपने। दूसरा पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, ठीक है, डिले और ब्लॉक्स रिफॉर्म्स। जब भी नियुक्तियों की बात आती है तो सरकार उसमें टांग अड़ाने लग जाती है। उसको लगता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं हमारा बंदा जाना चाहिए। हमें बेशक लगता है रूल रेगुलेशन बने हुए हैं कि भैया जो कॉलेजियम होगा वो रिकमेंड करेगा और राष्ट्रपति इसको सिग्नेचर करके अपॉइंट कर देगा, हमें लगता है। लेकिन भैया पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा दिया जाता है। अब वो नेता अलग चाह रहा है कि भैया नहीं नहीं मेरा रिश्तेदार बन जाए जज, मेरा रिश्तेदार बन जाए जज, उसका रिश्तेदार बन जाए जज, यार मेरे दोस्त, मेरे पिताजी के दोस्त का, भतीजी का, बेटा का, नाना का, ताऊ का, पता नहीं क्या क्या लगता है, वो बन जाए भाई, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो नियुक्ति में काफी डिले हो जाता है, देर हो जाती है। अगला पॉइंट, रूल में चेंज विद एवरी न्यू चीफ जस्टिस। जब भी कोई नया चीफ जस्टिस आएगा, मुख्य न्यायाधीश आएगा, वो अपने नियम कानून लेकर के आएगा, ठीक है, अपना नियम कानून लेकर के आएगा। तो अभी ये क्यों चर्चा हो रही है कि नहीं यार कुछ एक फिक्स तरीका तो रखो, एक फिक्स वे तो रखो कि इसी तरीके से अपॉइंटमेंट होगी जजेस की। ये फिक्स नहीं है, नया जज आया नया रूल लेके आया, ठीक है, यहां पे नेता लोग अलग इंटरफेयर कर रहे हैं, कोई फिक्स रूल ही नहीं है। फिक्स रूल लेके आओ जनाब, ठीक है। अगला जो डिबेट हुई थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी संविधान सभा में, कि किस तरीके से हमारे सीजेआई या हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होगी, उस डिबेट में भी बहुत सारा ऐसे पॉइंट उठाए गए थे और उन सारे पॉइंट्स के बाद 2 आर्टिकल लिखे गए थे। एक आर्टिकल आपका आएगा बच्चे, ठीक है, एक आर्टिकल आएगा 124 संविधान का आर्टिकल, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करता है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करेगा, नियुक्ति की बात करेगा। उसके बाद एक 217 आर्टिकल आता है, हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट की बात करेगा, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करेगा, ठीक है बच्चे। तो ये उस टाइम पे दिए गए थे और कॉलेजियम सिस्टम की बात भी आगे चल के इन्होंने अपनाई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या क्या चीजें दिया था ये तो बता दिया मैंने आपको, कौन कौन से आर्टिकल दिए थे, ठीक है। और डिबेट किन किन चीजों पे हुई थी देखिए। पहला, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मॉडल, यानी कि गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट अकेले ही अपॉइंट कर डालेंगे। समझ रहे हो, ध्यान सुनना, गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट अकेले ही अपॉइंट कर डालेंगे। प्रेसिडेंट और जो मोदी जी हो गए, इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, ये सब मिलकर अपॉइंटमेंट कर डालेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की। पहला पॉइंट तो ये देखेंगे आप, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट दिया गया था इनका, ठीक है, अब देखिए बहसकारियों, जस्ट अ मिनट बच्चे, ठीक है, ओके, थोड़ा सामने सामने आ रहा है, कोई बात नहीं। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट और राष्ट्रपति खुद ही अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास आएगा बच्चे, जुडिशियल कंट्रोल मॉडल। जुडिशियल कंट्रोल मॉडल जिसमें कॉलेजियम, ठीक है, कॉलेजियम जो बनाया जा रहा है, ठीक है बच्चे, कॉलेजियम बनाया गया, यानी कि इसमें
चीफ जस्टिस का, ठीक है, सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल होगा, और अदर सीनियर जजेस का भी रोल होगा, ठीक है, यानी जुडिशरी का रोल होगा इनके अपॉइंटमेंट में, याद रखना, ठीक है। न्यायपालिका का रोल साफ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिबेट चली, तो डिबेट जब संविधान सभा में चली तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, तो इन लोगों ने बोला एक काम करते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो बैलेंस मॉडल लेके आते हैं, और बैलेंस मॉडल में क्या होगा, राष्ट्रपति को ले लेते हैं अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति को ले लिया हम लोगों ने अपॉइंट करने के लिए, राष्ट्रपति को ले लिया हम लोगों ने अपॉइंट करने के लिए, चलो भैया, ठीक है। अब रिकमेंड करने के लिए हम लोगों ने किसके ले लिया, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम को रिकमेंड करने के लिए ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने दोनों को ही बना दिया, जुडिशरी भी शामिल हो गई अपॉइंटमेंट में, और आपका राष्ट्रपति भी शामिल हो गया अपॉइंटमेंट में, ठीक है बच्चे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगली जो न्यूज आती है, भारतीय न्याय संहिता से आ रही है, बीएनएस, जो भी आया था ना 2024 में, भारतीय न्याय संहिता की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चे, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि द हिंदू के एक आर्टिकल ने कहा है कि जिस तरीके से सेडिशन एक्ट था, ठीक है, आईपीसी की धारा 124 थी, राजद्रोह बताती थी, आईपीसी की धारा जो थी 124 क्या बताती थी, वो राजद्रोह की धारा थी, यानी कि उसमें राजद्रोह को डिफाइन किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी उसी धारा को हटा करके क्या लेके आया गया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा कौन सी 152 लेके आया गया, ये भी राजद्रोह की बात करती है, लेकिन दोनों के डेफिनेशन में राजद्रोह का अंतर है, ठीक है। 124 जो 1870 में लगाई गई थी भाई साहब, ठीक है, 1870, तब से अंग्रेजों के जमाने से ही, ठीक है, बाल गंगाधर और तिलक को इसी धारा के तहत कैद किया गया था, जेल में डाला गया था, गए थे ना मांडले जेल में, इसी धारा के तहत। लेकिन अभी 2024 में जो परिवर्तन हुए, 122 बीएनएस धारा 122 आई है, ये जो राजद्रोह का परिभाषा ही बदल रही है। तो ये कहना है हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर का कि ऐसे तो मिसयूज होगा, ऐसे तो इसका बुरी तरीके से नेता लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, कैसे देखते हैं, ठीक है। चलिए, जो सेक्शन 122 है ये क्या करता है, ये रिप्लेस करता है सेडिशन लॉ बट क्रिमिनलाइज, ठीक है, सेडिशन लॉ को रिप्लेस कर देगा, यानी कि राजद्रोह का जो कानून है ना, ठीक है, कौन सा, आईपीसी की धारा 124, उसको हटा देगा, उसका स्थान ले लेगा ये, ठीक है, उसका स्थान ले लेगा, लेकिन निम्नलिखित अपराध बनाती है। लेकिन अपराध कौन कौन से बनाएगी, ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, ठीक है, सिसेशन यानी सेपरेटिज्म, अगर आप देश को तोड़ने का बयान दे रहे हो, जैसे तोड़ने का बयान दे रहे हो, ठीक है, आपने तोड़ा नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है, आप ऐसा कुछ बयान दे रहे हो, ठीक है, कि नहीं यार बिहार को तो 4 हिस्सों में बट जाना चाहिए, ठीक है, बिहार को तो अलग हो जाना चाहिए यार, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे कारण है, तो ये राजद्रोह के कैटेगरी में आ रहा है बीएनएस 152 के हिसाब से, ठीक है। आर्म्ड रेबेलियन, आपने हथियारों से विद्रोह कर दिया सरकार का, तो खैर बनता ही है राजद्रोह, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद आता है ये सबवर्सिव एक्ट यानी वीकनिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब ये क्या आता है, देखिए, अलगाववाद मैंने आपको बता दिया, सशस्त्र विद्रोह बता दिया, विध्वंसक कार्य, ठीक है, यानी कि आप कोई ऐसा बड़ा विध्वंसक कार्य कर रहे हैं जिससे कि सरकार गिर सकती है, सत्ता गिर सकती है, तो वो भी आपका राजद्रोह के उसमें आएगा, ठीक है बच्चे। आपने कोई ऐसा बयान दिया जो कि खतरा बनाता है भारतीय एकता के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है, तो उसमें भी आपको राजद्रोह का केस लगाया जाएगा। ये कौन बोल रहा है, आपका 152 बीएनएस का बोल रहा है, भारतीय न्याय संहिता का बोल रहा है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। अब यहां पे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप क्रिमिनलाइज कर रहे हो, समझ रहे हो। आपने बोला कि आपने अलगाववाद वाले भाषण दिए, मान लीजिए मैंने भाषण दिए अलगाववाद वाले, लेकिन बड़ा ही प्यार से समझाया, बड़ी बात नॉर्मली बात किया, मैंने कोई ये वो होना चाहिए ठाम धूम, नहीं भाई नहीं, मैंने कोई दंगे नहीं भड़काए, मेरे भाषण से दंगे भड़कते, लोग मरते या लोगों को नुकसान होता, तो पहले तो धारा थी ना 124 आईपीसी की, वो ये कहती थी ये राजद्रोह है, लेकिन ये दंगे दूंगा कुछ नहीं, बस तुमने बोल दिया राजद्रोह लग गया, चलो जेल में। समझ रहे हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। पुरानी वाली 124 आईपीसी की धारा थी, वो ये बता रही थी कि अगर आपकी स्पीच सुन के कुछ लोग भड़क जाते हैं, ठीक है, जैसे कि बाल गंगाधर और तिलक के जो लेख लिख के भड़क गए थे ना चापेकर ब्रदर्स, उन्होंने जाके सीधा ही एक अंग्रेज को मार दिया था, तो वो था राजद्रोह, ठीक है। अगर जो और बीएनएस क्या कह रहा है, नहीं भाई खिलाफ लिखना ही आपका राजद्रोह हो जाएगा। यार एक बात बताओ, ये डेमोक्रेसी है क्या? आपकी पॉलिसीज मुझे नहीं पसंद आ रही हैं तो मैं भाई क्रिटिसाइज करूंगा ना, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलूंगा ना यार, मुझे लग रहा है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो,
मुझे लग रहा है कि आप जनता का पैसा का बेकार बदला वो कर रहे हो, यूज कर रहे हो, बेकार में मिस यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एमपी की बात करें, एमपी के इंदौर में ना मेट्रो चलाई गई है, मेट्रो चलाई गई है भाई। भाई साहब अगर एमपी वालों से पूछ लो ना, मेट्रो की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में मेट्रो की जरूरत है, ठीक है, क्यों? 3-4 किलोमीटर की दूरी पे एटलीस्ट एक स्टेशन आता है। भाई यहां पे तो हर 500 मीटर पे एक स्टेशन आ रहा है। भैया जरूरत ही नहीं है मेट्रो की, लेकिन आप वी आर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, हम तो भैया सरकार हैं और हम लोग जनता का पैसा यूं ही फूकेंगे। नहीं फूक सकते आप। मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन अगर सवाल पूछूंगा तो सवाल पूछने से अगर दंगा हो जाता है तो आईपीसी की धारा 124 कहती थी तुम राजद्रोह कर रहे हो। लेकिन अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं, दंगा भी नहीं हो रहा है, तो बीएनएस 152 के तहत मैं राजद्रोह के कैटेगरी में आ गया हूं। तो मिसयूज तो होगा, बिल्कुल होगा भाई, और हो ही रहा है। आज के डेट में कितने पत्रकार हैं जो खुलेआम आके सरकार के खिलाफ बोल पाते हैं? जो भी बोल रहे हैं यूट्यूब के छोटे छोटे अपने अपने चैनलों पे बात कर रहे हैं, अपने अपने चैनलों पे। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेंगे आपको सरकार के खिलाफ बोलने वाले। आप देख लो एक बारी नजर उठा के, ठीक है। यही वजह है ना यार, डेमोक्रेसी में हमारा कितना रैंक है? डेमोक्रेसी में हमारा 51th रैंक है, ठीक है, सॉरी 51 नहीं 41 रैंक है। कितना? 41th रैंक है हमारा, ठीक है। किसमें? डेमोक्रेसी में। कितने देश डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक सरकार जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो, लोगों को अकाउंटेबल भी है, जवाबदेही भी सरकार की है, ठीक है। लेकिन यहां पे जवाब अगर मान लो नहीं, राजद्रोह का केस लग गया। तो इस तरीके की चीजें भैया आपको कहां पे लेके जाती हैं? राजद्रोह की कैटेगरी में लेकर के जाती हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो 167 कंट्रीज में डेमोक्रेसी का कितना रेट है हमारा, कितना हमारा इंडेक्स जाता है? 41वां रेट जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है, याद रखना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी हमारा मतलब मैं 33 से यूज कर रहा हूं, मतलब 33 नहीं, मतलब तकरीबन हाँ 33 जब हुआ, 133 हुआ करता था ना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तब से फॉलो कर रहा हूं इसको, ठीक है। फिर इंडेक्स और खराब हुआ, 34 हुआ, फिर इंडेक्स और खराब हुआ 134, फिर 35, 42 और फिर लास्ट में 59 तक पहुंचा, 159 तक पहुंचा। ये हमारा फ्रीडम इंडेक्स है, समझ रहे हो? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी प्रेस को आप लोगों ने आजादी ही नहीं दी। क्यों? आप बोलोगे तो भैया बीएनएस 152 लगेगा, राजद्रोह का कानून आप पे लगेगा, आप जेल में डाल दिए जाओगे, ठीक है बच्चे। और अभी प्रेस फ्रीडम वाले में 151 आपकी रैंक चल रही है। तो सारी की सारी समस्या है। देखो क्या अस्पष्ट और व्यापक शब्द एकता को खतरे में डालना परिभाषित ही नहीं है बीएनएस में। एकता को खतरे में कैसे डाला जा सकता है? आप बताओ ना कि आप ये काम करोगे तो एकता में खतरे में आएगा, फिर तो आप सरकार, आपको बुरा लग गया मेरी बात का, इसको जेल में डालो, ये एकता को खतरा है। कोई परिभाषा पहले से दे दो भाई, ठीक है, ताकि उसका ध्यान में रख के हम लोग अपनी बात रखें। नहीं, हम तो देंगे ही नहीं, हम तो यही चाहते हैं भाई साहब, ठीक है, आप बोलो तब आपको धर दबोचे, ठीक है बच्चे। चलिए, उसके बाद आता है दायित्व की न्यूनतम सीमा, यानी कि जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर कार्रवाई ही पर्याप्त है, भले हिंसा फैलाने का इरादा ना हो। मैंने भाषण दे दिया, हिंसा नहीं फैला, मेरा कोई इरादा नहीं था, बस दे दिया ना भाई, बयान दे दिया है ना, ठीक है, बस आप राजद्रोह की कैटेगरी में आ गए, वही कह रहा है, ठीक है। दायित्व का मिनिमम लेवल है ही नहीं कि कितने लेवल तक अगर मैं भाषण दूं, कितने लेवल तक किन किन शब्दों का इस्तेमाल करूं तो मैं राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं आऊंगा। नहीं, हमने बोल दिया राजद्रोह तो राजद्रोह, बात खत्म, ठीक है। सोशल मीडिया जोखिम, भाई सीधी सी बात है, अगर मैं पोस्ट कर रहा हूं अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, वो भी राजद्रोह की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, ठीक है। वास्तविक नुकसान की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, मतलब जरूरत ही नहीं है नुकसान होने की, ठीक है। जैसे दंगा हो गया, हिंसा हो गया, ना 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 ना, आपने भाषण दे दिया, आपने ट्विटर पे लिख दिया, आपने इंस्टाग्राम पे लिख दिया, पोस्ट कर दिया सरकार के खिलाफ, आप पे राजद्रोह का कानून हो जाएगा, लग जाएगा। अभी मोदी जी का बर्थडे था 75वां, 136, हाँ शायद 136 108 कुछ ऐसे वीडियोस डिलीट करवाए गए हैं यूट्यूब से, ठीक है। और उन्होंने अगर नहीं डिलीट किया होता तो डेफिनेटली यहां पे क्या आ जाता? राजद्रोह का कानून आ जाता, ठीक है। और कईयों पे तो केस चल भी रहा है, ठीक है बच्चे। तो यार ये लोकतंत्र को साफ नुकसान है, तो जरूरत है हमें यहाँ पे सोचने की, जरूरत है हमें यहाँ पे इन सब चीजों को बदलने की, ठीक है बच्चे। चलिए, अगला आता है स्ट्रेंथनिंग इंडिया डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क, यानी भारत के कूटनीतिक ढांचे को मजबूत करना, यानी कि भारत के डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क को मजबूत करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए कि विरोधाभास है यहाँ पे, विरोधाभास। अब विरोधाभास क्यों है? क्योंकि देखिए इंडिया भाई G20 का समिट, ठीक है, सम्मेलन जिसने हेड किया, जिसने उसको चलाया, ठीक है, सुप्रीम रहा उसमें, वो इंडिया, ठीक है, देखिए G20 का लीडर बना है, ठीक है, जिसने वैक्सीन डिप्लोमेसी की है,
उन देशों के पास जहां पे वैक्सीन नहीं थी कोविड की, भेजा है। अपने देश में कोरोना के खिलाफ सरकार ने अच्छा काम किया है। उसके बाद ग्लोबल साउथ को एडवोकेट किया है। ग्लोबल साउथ का मतलब वो देश जो अभी अंडर डेवलप है, अविकसित हैं, उन देशों के फेवर में बहुत बोलता है इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के। हमारा भारत, यानी भारत बहुत बड़ा एक हाइट अचीव कर चुका है, एक बहुत बड़ा लेवल अचीव कर चुका है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। ठीक है बच्चे। उसके बाद रूस और यूक्रेन युद्ध में रणनीतिक स्वायत्ता। भाई इंडिया ही ऐसा है जिसने युद्ध रोकने की कोशिश की है। सबने इनडायरेक्टली किया, इनडायरेक्टली कैसा है? इंडिया जो है भाई पहुंचा है, बात की है, वो बात पुतिन नहीं माना तो अलग बात है भाई साहब। ठीक है, यही अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था ना, ठीक है, 50% का, पहले 25% लगाया, फिर 25% लगाया। क्यों लगाया था इंडिया के ऊपर? ताकि इंडिया प्रेशराइज हो, रशिया में जाके पुतिन से कहे कि भाई सुनो, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर ले यार। वही हुआ भी। ठीक है, इंडिया पे प्रेशराइज किया गया, इंडिया नहीं मनाया, हम नहीं जाते डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए। ठीक है, क्यों? और रीजन भी यही दिया गया कि भाई तुम रशिया से दोस्ती तोड़ दो, ऑयल लेना बंद कर दो, वरना तो भैया तुम जाओगे। ठीक है, टैरिफ के अंदर में आओगे। टैरिफ लगा दिया, इंडिया झुका ही नहीं, तो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से दोस्ती कर ली। अब तो तुमको झुकना पड़ेगा भैया। इंडिया घबराया, थोड़ा घबराया। इंडिया ने अजीत डोवाल को भेज दिया, कहां पे? रशिया में भेज दिया, जाओ मिल के आओ। और अजीत डोवाल गए, वहां पे बातचीत की, और लास्ट फाइनली ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई। ये मीटिंग का पूरा पूरा माजरा था ये 50% का टैरिफ लगाना। समझे आप लोग? तो इंडिया डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत अच्छा कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद विदेश मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सुधारों की आवश्यकता है। अब समझ में क्या बोल रहा हूं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विदेश मंत्रालय में जरूरत है हमें कुछ सुधारों की। ठीक है, और क्यों जरूरत है सुधारों की? देखिए भैया, अच्छा होना जरूरी नहीं है, जो अच्छा है वो अच्छा ही रह रहा है, ये नहीं, अच्छा और अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हम अभी यहाँ पे विश्वगुरु कह रहे हैं, मैं नहीं मानता कि वी आर विश्वगुरु यार। ठीक है, मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मैं नहीं मानता हूं। मैं जब भी इंडेक्स देखता हूं, हंगर इंडेक्स की बात करता हूं, ठीक है, 105वें रैंक पे है भाई भुखमरी में हम लोग, 105वें रैंक पे हैं। ठीक है, कौन से एंगल से हम लोग विकसित भारत हो गए? कौन से एंगल से हम वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए? भैया ऐसा नहीं होता। वो 8-10 परिवारों को जो पैसा जाता है उसका एवरेज निकाल के हमारी पर कैपिटा इनकम अच्छी बन जाती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ग्रोथ वाली कैटेगरी में आ गए हैं, याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पे जरूरत तो है। अब सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में टोटल 885 आईएफएस ऑफिसर, आपको पता है एम्बेसीज होती है ना हमारी। एम्बेसीज का मतलब जैसे हर एक कंट्री में एक एम्बेसी होती है, जैसे 193 कंट्रीज है हमारी, 193 कंट्रीज हैं, तो सब में भारत की एम्बेसी होगी, दूतावास होगा। ठीक है, दूतावास होगा। अब इन दूतावास में भारतीय ऑफिसर्स ही तो होते हैं, तो 850 ऑफिसर्स ही हैं टोटल, जबकि यहां पे 4000 प्लस की जरूरत है। तो भैया 4000 प्लस ऑफिसर्स की जरूरत है और 850 ऑफिसर्स हैं टोटल, तो वर्कलोड बढ़ेगा, एफिशिएंसी कहां से आएगी? वरना हो सकता था जो मैं भी आपको आंकड़ा बताइए और भी सुंदर होता, और भी सुनहरा होता। पॉइंट था भाई, हो सकता था। ठीक है, दूसरा, सरकार ने ऐसा नहीं कोशिश नहीं की, सरकार ने कोशिश की है। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने बोला है ऐसा करते हैं। ठीक है, कितना? 850 है ना, ठीक है, 250 और बढ़ा दो, कितना हो गया? 1100 हो गया। ठीक है, अरे भाई 1100 भी कम है यार, 1100 भी कम है, आप इस बात को समझिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरत क्या है? आईएफएस ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ये साफ बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यूएस में 14,500 आईएफएस ऑफिसर्स हैं, यूके में 4600 हैं, रशिया में 4500 हैं। ये सारी की सारी चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी आप दूसरे देश से ही तो डील कर रहे हो ना भाई। ठीक है, आपके पास मानव जो ह्यूमन पावर ही नहीं है, ठीक है, आपको मानव रिसोर्सेज ही नहीं है, तो आप कैसे काम कर लोगे? पहला पॉइंट तो आपको ये चीज आ जाती है। ठीक है, दूसरा, इनमें करना क्या चाहिए यार? हम अब लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कैसे आईएफएस बना दें? ठीक है, इसीलिए तो सिविल सर्विसेज में कभी भी वैकेंसी नहीं निकलती, आप क्वालिफाई हो आप बन जाओगे, है ना। क्वालिटी नहीं है तो भाई क्वालिटी के लिए लेटरल एंट्री लाओ ना, लेटरल हायरिंग करो, लेटरल हायरिंग करो। अब लेटरल हायरिंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? ठीक है, यहां पे कुछ, ठीक है, पार्श्विक नियुक्तियां। अब पार्श्विक नियुक्तियां क्या होती हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर जो है, वहां से बुद्धिजीवी लोगों को हायर करो ना, वहां से बुद्धिजीवी लोगों को तुम लेके आओ ना, अपॉइंटमेंट दो ना यार। वो बेचारा 70 साल का हो चुका है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उसको कितना एक्सपीरियंस होगा, उसको सीधा लेके आओ अंदर में। ठीक है, आपको बंदों की क्या जरूरत है भाई? आप लेके आओगे, फिर ट्रेनिंग दोगे, फिर वो बेचारा यंग जाएगा, फिर धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहा। भैया बुजुर्ग को सीधा ले आओ, 35 साल नौकरी कर चुका है, वो मार्केट को चाट चुका है अच्छे से, उसको पता मार्केट क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, उसको ले आओ। आप क्यों नहीं लेके आओगे? लेके आना चाहिए। तो ये आपको क्या दिया गया? सॉल्यूशन दिया गया है कि इतना सब कुछ होने के बाद इंडिया नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को इतना प्रूफ करने के बावजूद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है
विदेश मंत्रालय उसमें संख्या बहुत ही कम है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, ठीक है, याद रखिए, यानी कि समाधान पुनर्गठन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब यह है कि आप देखो जोन होते हैं, जोन, ठीक है। जैसे मान लो एक आपके पास आता है पीएआई जोन, ठीक है, क्या पीएआई जोन है, ठीक है। पीएआई जोन यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये एक जोन है, समझ रहे हो, एक जोन है। तो भैया मैं इस जोन को एक ही जोन मानूं, और इस जोन में हो सकता है जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट को भी इसमें जोड़ सकता हूं मैं, तो ये 4-5 कंट्रीज को क्यों ना मैं इकट्ठा एक ही जोन में डाल दूं, तो उसको मैनेज करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, समझ रहे हो, ये भी एक सॉल्यूशन है। हमें क्यों अलग अलग मतलब बहुत सारे जोन बना कर रखूं, मैं बहुत सारे जोन्स को मिला के सिंगल जोन बना दूं, ठीक है, बहुत ही कम जोन बना दूं, बहुत ही कम जोन रहेंगे तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। ये पॉइंट आपको बता रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी डिवीजन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से पुअर कोऑर्डिनेशन होता है। ईरान जो है पीआई में आता है, टर्की जो सेंट्रल यूरोप में आता है, भैया इन सबको मिलाने की कोशिश करो, मतलब ऑफिशियली मिलाने की कोशिश करो, इनकी बाउंड्री मिलाने की कोशिश मत करो, ठीक, ऑफिस एक ही रखो, इस तरीके की बात यहां पे आप कर सकते हो। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। चलिए दूसरा अगला सॉल्यूशन क्या आता है, रीऑर्गेनाइज डिविजन ऑफ द बेटर रीजनल इंटीग्रेशन, ये मैं आपको बता चुका हूं, वही वाली चीज है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट क्या आता है सॉल्यूशन में, देखिए अगला सॉल्यूशन क्या आता है, ठीक है, आप इंप्रूव करो फैसिलिटीज, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, रिकॉग्नाइज डेली पोस्टिंग इंपॉर्टेंस। अब देखिए विदेशों में जो जा रहे हैं ना, उनको 2 जगह की सैलरी मिल रही है, एक वहां की सैलरी मिल रही है सरकार की, और एक यहाँ की सैलरी मिल रही है, और एक्स्ट्रा अलाउंस अलग से मिल रहा है। क्यों भाई, आप तो विदेश में बैठे हुए ना, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन दिल्ली में जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स यानी हमारे देश में बैठे हुए हैं, उनको वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं, उनको उस लेवल का दर्जा नहीं दिया जा रहा, मतलब सैलरी वगैरह नहीं प्रोवाइड की जा रही। पहले तो वो करो ताकि यहां पे क्या हो, भेदभाव खत्म हो, वित्तीय प्रोत्साहन मिले उन लोगों को, आप ये भेदभाव खत्म करो। अगला समाधान यहां पे क्या आ सकता है, ठीक है, कि जो भाषा संबंधित प्रॉब्लम्स है ना, लैंग्वेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो। अब देखिए जब भी आप आईएफएस बनते हो ना, तो आपको ना फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है। जैसे मुझे फ्रांस में पोस्टिंग, चलो वो तो बात की बात है, पोस्टिंग आए, ठीक है, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली है, लेकिन मुझे भेजा जा रहा कहां पे, बगदाद। भैया मैं वहां पे फ्रांस लैंग्वेज का क्या करूंगा यार, मैं क्या करूंगा मैं, ठीक है, पॉलिश लैंग्वेज है, पोलैंड में मुझे भेजना चाहिए मेरे अगर पॉलिश लैंग्वेज है, लेकिन मुझे कहां भेजा जा रहा है, ठीक है, यूएस में भेजा जा रहा है। भाई वहां पे मैं पोलैंड का लैंग्वेज का क्या करूंगा। तो भाषाओं को पहले तो ठीक करो। कितना डिले होगा यार, एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, मैं बोलो सुनो इसको ट्रांसलेट करो, वो भी इसको करो, उसका वाला मुझे बता कितना, नहीं, मेरे को वहीं उसी देश में भेजो जहां की भाषा के लिए मुझे ट्रेनिंग दी गई है। समझ में आ रहा। तो अगला जो आप सॉल्यूशन देख सकते हो भाषा के आधार पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रौद्योगिकी अंतराल, ठीक है, प्रौद्योगिकी अंतराल में आप लोग क्या देखोगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी गैप, यानी कि दुनिया कहां से कहां निकल गई है, लेकिन हमारे यहां पे अभी भी बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि साइबर की बात कर ले, ठीक है, जैसे कि आईएफएस ऑफिसर्स है ना, ठीक है, ये हर एक काम खुद तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको ना आगे सिक्योरिटी की, स्पेस की, साइबर स्पेस की, और साइबर सिक्योरिटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये सारा नॉलेज जोन है यार, यानी कि इनको टेक्नोलॉजी से अवगत कराओ ताकि ये कम से कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सके। क्लियर पॉइंट यहां पे। उसके बाद यहां पे सॉल्यूशन है ना, डोमेन स्पेशलिस्ट को हायर करो, जो अपने फील्ड में है ना उसको उसी फील्ड में, जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मान लो तो मुझे यार इकोनॉमिस्ट वाले फील्ड में भेजो ना, जहां पे मैं जाके पॉलिसीज बनाऊं। अब यार मेरे को आप भेज रहे हो अलग लेवल पे, अलग जगह पे, जहां पे इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैं क्या ही कर लूंगा यार, ठीक है। तो आप डोमेन स्पेसिफिक यानी कि जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, उसको उस फील्ड में ही भेजो। क्लियर पॉइंट यहां पे बच्चे, ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर पॉइंट। नेतृत्वकारी भूमिका, नेतृत्वकारी भूमिका में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लीडरशिप रोल। जो हमारे करंट अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, हमारे क्या नाम है इनका यार, एस जयशंकर साहब हैं, ठीक है, मतलब अच्छे नेता हैं, ठीक है, बहुत अच्छे नेता हैं, ठीक है, इनकी इंप्रूवमेंट मतलब है भाई, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आईएफएस रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको नॉलेज भी है, लेकिन अभी भी इनको इंप्रूव करने की जरूरत तो है, क्योंकि कम से कम लोगों में ज्यादा ज्यादा आउटपुट इन लोगों को देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आर्टिकल आपको ये बता रहा है कि भाई साहब इंडिया बहुत सारे फील्ड में अच्छा कर रहा है, और उसको और लगातार अच्छा करते रहने के लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मैंने अभी आपको बताया है, चेंजेस, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, इंडिया सिंगापुर का रिलेशन, ठीक है, इंडिया सिंगापुर का रिलेशन अभी 60वां एनिवर्सरी मनाया है हम लोगों ने, ठीक है, एनिवर्सरी किसका, इंडिया का नहीं, सिंगापुर का नहीं, दोनों के रिलेशनशिप का, ठीक है। चलिए तो हमारा जो रिलेशनशिप बनता है 1965 से बनता है, ठीक है, इंडिया और सिंगापुर का
बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंगापुर हमारे लिए, याद रखना, ठीक है। और क्यों है देखते हैं। इतिहास में आप नजर डालेंगे चोल साम्राज्य पे, ठीक है, तो चोल साम्राज्य से ही हमारा इनके साथ रिलेशनशिप दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो वास्तविक रिलेशनशिप है 1965 में बना आधिकारिक तौर पे कि चल भाई अपन दोनों साथ में मिलकर काम किया करेंगे, ठीक है। सिंगापुर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना जरूरी है, क्योंकि इंडिया का 8वां लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। इंडिया का 8वां लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरी दुनिया में, ठीक है। यानी कि सिंगापुर भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और एशियन की बात करूं, एशियन कंट्रीज में तो नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया की बात करूं तो जो हमारा ट्रेड होता है, व्यापार होता है, एक्सटर्नल व्यापार, ठीक है, नंबर 1 पे एशिया की अगर बात करूं, एशियन कंट्रीज की, और पूरी दुनिया की बात करूं तो यहां पे 8वें रैंक पे आता है, ठीक है। दोनों का बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार कितने का है, $35.6 बिलियन का है, ठीक है। अगला सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, ठीक है, भारत के लिए दूसरे रैंक पे आता है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश में, यानी कि 159.9 बिलियन एफडीआई 2000 से लेकर 2024 के बीच में इसने इन्वेस्ट किया है। बड़ी बात है भाई साहब, ठीक है। एफडीआई का मतलब क्या होता है भाई साहब, ठीक है, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बता देता हूं मीनिंग क्या है इसका। अब देखिए कोई भी कंपनी भारत में आ रही है, ठीक है, अपना जमीन ले रही है, किराए से लिया, खरीदे, कंपनी लगा रही है, फैक्ट्री लगा रही है, मजदूरों को हायर कर रही है, लोगों को हायर कर रही है, नौकरियां दे रही है, उत्पाद कर रही है, बेच रही है, ये एफडीआई हुआ। और एफआईआई क्या होता है, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसको, कि वो देश इंडिया में आएगा नहीं, वहीं से बैठे बैठे यहां के शेयर्स खरीद लेगा, रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, तो ये एफडीआई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वो आए हैं सिंगापुर वाले, उन्होंने यहां पे इन्वेस्टमेंट करी है भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हम लोग सिंगापुर के साथ करते हैं, जो कि ये बताता है कि डिफेंस की फील्ड में भी हमारे रिलेशन काफी अच्छे रहते हैं, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो बोल्ड कुरुक्षेत्रा सिंगापुर के साथ किया जाता है, एक आर्मी एक्सरसाइज है, वहां की आर्मी और हमारी आर्मी मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है सिम्बेक्स, ठीक है। सिम्बेक्स का मतलब क्या होता है, सिंगापुर, ठीक है, इंडिया मैरीटाइम, ठीक है, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, क्लियर है, ठीक है। ये सिम्बेक्स का मतलब होता है, यानी मैरीटाइम मतलब दोनों देशों की नेवी मिलकर यहां पे काम करती है, ठीक है बच्चे। चलिए, इसलिए सिंगापुर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने अपने कल्चर भी शेयर करते हैं, हमारे जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको भी हम लोग साझेदारी मतलब साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखना, ठीक है, हमारे बहुत ही मजबूत संबंध है, सांस्कृतिक तौर पर हो गया, हमने एक दूसरे को बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। हमारे युवा कला कार्यक्रम करते हैं, मतलब जो वहां पे रहते हैं, जो सिंगापुर में हमारे युवा रह रहे हैं, इसको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं, वहां पे वो लोग रह रहे हैं तो इंडियन डिस्पोरा कहते हैं इनको इंग्लिश में हम लोग, तो वो लोग भारतीयता को वहां पे फैला रहे हैं। और यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सिंगापुर की पढ़ाई करने के लिए, तो डेफिनेटली दोनों का कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है बच्चे। सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंगापुर और भारत, ठीक है, आपका G20 में भी साथ में काम करता है, कॉमनवेल्थ में भी, IORA में भी काम करता है, IONS में भी काम करता है, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें मेंबर्स हैं सिंगापुर और भारत दोनों मिला के, ठीक है बच्चे। अगर मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई भारत के लिए, अब देखो भारत के लिए क्यों जरूरी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, प्रत्यक्ष निवेश का कितना बड़ा स्रोत है ये देखो लो, ठीक है। 11.77 बिलियन 2023 और 24 में आया है, कहां से, हमारे सिंगापुर से, ठीक है बच्चे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैरीटाइम ट्रेड गेटवे, ठीक है, देखो समंदर उसके पास भी है, समंदर हमारे पास भी है, तो दोनों अगर ट्रेड करते हैं तो समुद्री रास्ते से बहुत ही आसानी से ट्रेड हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित है, ठीक है। भारतीय कृषि का पुनरुद्धार मतलब क्या, कृषि में कुछ कमियां हैं, बिल्कुल कमियां हैं, ठीक है। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा गया था, ठीक है। तो रिवैम्पिंग इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है बच्चे, रिवैम्पिंग यानी भारतीय कृषि का पुनरुद्धार, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्यों हमें कृषि को बढ़ाने की जरूरत है। सबसे पहला, ठीक है, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, 42.3% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स 18.2 जीडीपी, यानी कि जो भारत की पूरी जनसंख्या है ना, उसमें 42.3% आबादी जो है वो खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व है, खेतीबाड़ी में रोजगार पाती है। और हमारे सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का ठीक है, कितना 18.2% आता है हमारी खेतीबाड़ी से ही।
ठीक है, तो डेफिनेटली खेतीबाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर को क्यों सुधारने की जरूरत है, क्यों उसका पुनरुत्थान की जरूरत है। क्योंकि हमने क्या देखा, यहाँ पे एक फूड ग्रेन आउटपुट दिखाई दे रहा है। ठीक है, 329.7 मैट्रिक टन दिखाई दे रहा है उत्पाद 2022 और 23 में। ठीक है, जो कि आपका 23 और 24 मतलब 23 और 24 में जो कि पहले से थोड़ा कम ही है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, स्लाइटली लोअर इन 2023 एंड 24, यानी कि जो पहले 22-23 में अच्छा था, मतलब अच्छा का अभी अच्छा ही है लेकिन थोड़ा कम है, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारा थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ऑयल सीड आउटपुट, यानी जो हम लोग तेल बनाने वाली चीजें ना उसका उत्पाद अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि तिलहन हो गया। ठीक है, जो और भी क्या बोलते हैं मूंगफली वगैरह हो गया, इसका उत्पाद हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है। उत्पाद अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है, याद रखना। ठीक, उत्पाद बढ़ रहा है, खाद्य तेल आयात घटकर, ठीक है, कितना कितना हो गया हमारे पास, ठीक है 57.3% रह गया है। ठीक है बच्चे, चलिए अब इंपोर्ट की बात करें, सॉरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अलाइड सेक्टर्स की बात करें, अलाइड सेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो सेक्टर्स क्षेत्र जुड़े हुए खेती बाड़ी के साथ। ठीक है, जैसे कि लाइफ स्टॉक की बात करें, लाइफ स्टॉक वो जानवर होते हैं जिनको हम लोग पालते हैं, गाय भैंस बकरी, ये सब हम लोग लाइफ स्टॉक बोलते हैं, लाइफ स्टॉक पशुधन के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद मत्स्य पालन में भी, ठीक है, हमें जरूरत है काफी ज्यादा चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई हुई है। ठीक है, जैसे कि ई नाम की बात कर रहे हैं, ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट बनाया गया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। अब कृषि जो किसान होंगे जाएंगे वहां पे अपना फसल बेचने की कोशिश करेंगे, रेट वेट लिख देंगे, खरीदने वाला इंसान ऑनलाइन कर लेगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह पे होता है, ये बनाया गया है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एफपीओज बनाए गए हैं, पीएमएफबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गई है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बनाई गई हैं ताकि किसानों की हेल्प हो सके, किसानों का कम से कम नुकसान हो सके। लेकिन फिर भी हमारी कृषि अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पा रही है, अच्छा मतलब इंफॉर्मेशन, अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पा रही है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। ये सारी चीजें देखने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, भूमि के स्वामित्व। अब प्रॉब्लम्स क्या है, याद रखना, अब हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। ठीक है, भूमि के स्वामित्व से जुड़ा ऋण बीमा कम जागरूकता। हमने बीमा कर तो दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च तो किया, लेकिन बीमा किस आधार पर दिया जा रहा है भाई साहब, भूमि के स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जितना आपके पास भूमि है उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा लोन। ठीक है, जितना आपके पास लैंड है, जमीन है, उतने आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद क्लाइमेट स्ट्रेस जो है, 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर चेंज हो जाता है तो गेहूं का जो लॉस हो जाता है, ठीक है, 4 से 5 मैट्रिक टन का गेहूं का लॉस हो जाता है अगर तो 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ गया, तो याद रखना। ठीक है, इस तरीके से जो फॉडर शॉर्टेज है, जो चारा वगैरह है, उनकी भी शॉर्टेज बढ़ रही है यहाँ पे। ठीक है, वीक फिश इंफ्रा, जो हम लोग मत्स्य पालन के लिए जो हम लोग तालाब वगैरह बनवाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाते हैं, उनकी भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कमी नजर आ रही है। ये सारी की सारी चीजें देखते हुए हमको क्या लग रहा है, ठीक है, देखिए मुख्य श्रृंखलाएं, ठीक है, अवसंरचना यानी कि जो इनोवेशंस है, ठीक है, खाद्य एवं पेय सहकारी समितियां बनाई गई भंडारण के लिए, शीत श्रृंखलाएं यानी कि कोल्ड स्टोरेज जो होता है ना, जिसमें हम लोग सामान रख देते हैं, कोल्ड स्टोर है ना, आलू रख दिए भाई 7-8 महीने तक उसी में रहेगा, टमाटर रख दिए 3-4 महीने तक उसी में रहेगा। वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं ताकि भंडारण और ज्यादा अच्छे से हो जाए, यानी कि और ज्यादा अच्छे से हम लोग कृषि उत्पादों को संभाल के लंबे समय तक रख सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे बच्चे। चलिए अगला आता है ट्रेजरी बिल्स। ठीक है बच्चे, ट्रेजरी बिल्स क्या है, यानी कि इसके बारे में बात करेंगे और ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, ट्रेजरी बिल क्या है और न्यूज में यहाँ पे क्यों है, ठीक है बच्चे, चर्चा में क्यों है। तो ट्रेजरी बिल होता है जब सरकार के पास फंड की कमी हो तो सरकार शॉर्ट टर्म फंड इकट्ठा करती है, वो ट्रेजरी बिल होता है। ठीक है बच्चे, चलिए कैसे, सरकार ने एक ट्रेजरी बिल, इसको जी सेक के नाम से भी जानते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये आपका ट्रेजरी बिल है। ठीक है, बिल है और सरकार को थोड़े समय के लिए चाहिए, लंबे 5-10 साल के लिए नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सरकार को कितने दिनों के लिए चाहिए, मतलब कितने दिनों के लिए वो किया जाता है, 51, 182, 360 दिन। ठीक है, ये 364 दिन। ठीक है, इतने दिनों के लिए अगर सरकार पब्लिक से लोन ले लेती है, उसको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। ट्रेजरी बिल्स के जरिए हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक से लोन ले लेते हैं, सरकार लोन ले लेती है। अगर तो उसके पास फंड की कमी हो रही है, बजट तो बनाएगी सरकार है ना, तो बजट में क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी पैसा आएगा कहां से और पैसा जाएगा कहां को, इसी का तो लेखा जोखा होता है।
अगर इसमें पैसा आ रहा है कम है और पैसा जा रहा है ज्यादा है तो फंड की कमी पड़ेगी। तो सरकार क्या करती है, सबसे सुरक्षित अगर सोर्स है तो ट्रेजरी बिल्स कर लेती है, ठीक है। यानी कि मान लो कि 1000 का ट्रेजरी बिल है, ठीक है, तो सरकार इसको लॉन्च कर देगी पब्लिक को, ठीक है, 990 रुपए में। अब पब्लिक क्या करेगी, ये खरीद लेगी ट्रेजरी बिल। तो 990 रुपए पब्लिक का सरकार के पास चला गया, ठीक है। जब सरकार की स्थिति ठीक हो जाएगी तो सरकार इनको पैसा वापस करेगी, तो 1000 रुपए वापस करेगी, 10 रुपए का उन लोगों को फायदा हो जाएगा, हमारी देश की जनता को, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। दिन कितने होते हैं, 91, 192, 364 दिन किए जाते हैं, डबल डबल करते चले आना, ठीक है बच्चे। चलिए, तो यहां पे क्या आ रहा है, गवर्नमेंट बोरो करती है यानी उधार लेती है मनी, इस तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके प्रकार कितने हैं, ठीक है, ये देखिए 1 साल से नीचे नीचे की बात करें, 91, 192 दिन, 364 दिन की बात कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब नगदी प्रबंधन बिल यानी CMB 91 दिन से ज्यादा दिन अस्थायी नगदी आवश्यकताओं के लिए, ठीक है, मतलब कि कैश की जरूरत पड़ गई अर्जेंटली तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये देखिए लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 1 साल से लेकर के 40, ये आपका 1 साल से लेकर के 40 दिन तक के लिए लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, बट ये ट्रेजरी बिल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ती है ट्रेजरी बिल टाइप की, तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे लोन लेती है, SDL कहते हैं, यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन। अब ये कहां से लेती है, ठीक है, RBI से लेती है, RBI से स्टेट लोन लेती है, अपना काम चलाती है, ठीक है बच्चे। कौन इशू करता है, RBI इशू करता है, ठीक है। और RBI जब भी इशू करेगा ना ट्रेजरी बिल वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज, तो ई कुबेर नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाकर रखा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई कुबेर, इलेक्ट्रॉनिक कुबेर, कुबेर का खजाना है ना, खजाना, वहां से इलेक्ट्रॉनिक कुबेर, आप प्ले स्टोर पे जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कुबेर मिलेगा। तो यहाँ पे हम आम जनता नहीं खरीदेंगी, ठीक है। अब स्टेट को जो लोन देगा ना वो बैंक वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे ना, वही इस पे रजिस्टर कर सकते हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, जिससे स्टेट लोन लेने वाला है, ठीक है बच्चे। चलिए अब ये कैसे होगा, तो फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट भी हो सकता है, सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, आप जाओ ट्रेजरी बिल खरीद लो, 10 सर्टिफिकेट आपको मिल गए फिजिकल फॉर्म में, लेकिन आज की डेट में वो थोड़ा कम होने लग गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ चल रहा है। तो डीमेट फॉर्म में होगा, डीमेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, डीमेटेरियलाइज, यानी मटेरियल खत्म कर दो, सीधा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दो। डीमेट का मतलब होता है ऑनलाइन आप खरीद सकते हो ट्रेजरी बिल्स को, ऑनलाइन आप दे भी सकते हो वापस, ठीक है। इसके लिए SGL अकाउंट बनाया जाता है विद RBI, ठीक है, गिल्ट अकाउंट बनाया जाता है विद द बैंक, ठीक है, बैंक में बनाया जाएगा, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक हो गए, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक हो गए, पब्लिक बैंक हो गए, ये सारी चीजें। और किसके लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका ट्रेजरी बिल होता है वो एक शॉर्ट टर्म में रिस्क को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, रिस्क को मैनेज करने के लिए इशू किया जाता है, और सरकार इमीडिएट फंड चाहिए होता है तो ही इसको इशू करती है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये था आज का सेशन बच्चे, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे, और मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके से फिर से एक धमाकेदार सीरीज के साथ। तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चा, जय हिंद।